ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका नाम अंग्रेजी में ही लिखा हुआ रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? 1600 में। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कोई एक कंपनी नहीं थी, ये कंपनियों का एक समूह था जो ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के परमिशन से ईस्ट के सभी देशों में व्यापार करने के लिए ये अनुमोदित किए गए थे। ईस्ट में व्यापार करने का मतलब इधर ध्यान में रखेंगे, मैंने कहा आपसे बताया कि इंडोनेशिया से भी व्यापार करते थे, चाइना से भी व्यापार करते थे और भारत से भी व्यापार करते थे। इधर के जितने भी कॉन्टिनेंट इधर इंडियन ओशन के थे, उन सभी देशों से लगभग ये व्यापार करते थे। लेकिन उसमें जड़ें मजबूत इनकी कहाँ हुई? भारत में। तो 1600 से लेकर 1700 ईस्वी तक तो पूर्ण रूप से ये क्या किए थे? भारत में व्यापार। और उसके बाद 1764 और 1765 बक्सर और पलासी के युद्ध के बाद प्रशासनिक ढांचे में भी इनकी एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर एक कंपनी के अधिकारी ही जो है न्यायालय भी चलाने लगते हैं, यानी न्याय भी करते थे, वही राजस्व भी वसूलते थे, दीवानी का कार्य, यानी सारे कार्य जितने भी थे प्रशासन के, वो कंपनी के लोग ही देखते थे। और प्लस व्यापार का काम भी कौन देखता था? कंपनी। अब इसको लेकर के कुछ हुआ होगा, जैसे अब हमारे यहाँ मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा उद्योगपति अमेरिका में बिजनेस करता हो और यहाँ 10 उद्योगपति और उनको परमिशन ही ना मिलता हो, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ से कंप्लेन मरवाएंगे ही कि ये जो व्यापार में ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो अब उसमें और जो कंपनियां ब्रिटेन की थी उन्होंने और कुछ इधर उधर का किया। अब ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया वहाँ की सरकार द्वारा कि इस कंपनी को थोड़ा थोड़ा नियंत्रित किया जाए। उसमें से पहला कदम जो स्टार्ट किया गया ब्रिटेन द्वारा वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा कंपनी को जो गतिविधियां उसे थोड़ा नियंत्रित करने का पहला प्रयास किया गया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला कदम या फर्स्ट स्टेप कौन से एक्ट के द्वारा शुरू किया गया, तो उसका उत्तर होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यही था पहला। इसमें किया क्या? सरकार ने प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी। जैसे अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी प्रशासनिक और दीवानी के कार्य, वो कार्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं थे ब्रिटेन के। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कार्य करने की जिम्मेदारी मिल गई, उन्हें इसकी मान्यता प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब जब मान्यता मिलेगी तो उसमें शक्तियाँ भी निश्चित होंगी कि किस लेवल तक कौन कर सकता है। इसी के अंतर्गत भारत में पहले केंद्रीय शासन की नींव पड़ी, यानी जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इंडिया में इंटरफेयर करेगी प्रशासन में, लेकिन डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट तो 1858 के विद्रोह के बाद। अभी किसके थ्रू हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हो रहा है। तो उसमें भारत में पहली बार केंद्रीय शासन की नींव कब पड़ी? तो उसका उत्तर आप क्या देंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर था उसे बदल कर क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। आज भी गवर्नर होते हैं, गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं? राज्यपाल। पहले भी गवर्नर थे, लेकिन ये दूसरे टाइप के गवर्नर थे। आज वाले गवर्नरों की शक्ति क्या है? सीमित है, लेकिन ये गवर्नर ही सब कुछ देखता था। तो पहले बंगाल का जो गवर्नर था इसके पास सीमित शक्तियाँ थी, बाद में इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके कारण इसके पास और अधिक शक्ति आ गई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ, तो उसका नाम होगा वारेन हेस्टिंग। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ और भारत का यही पहला गवर्नर भी था। बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसी को प्रमोट करके क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। तो ये था वारेन हेस्टिंग। दोनों का आंसर यही होगा। पहला व्यक्ति यही था जो भारत का गवर्नर भी बना और बाद में से गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। और जब गवर्नर जनरल बना तो इसके कार्य क्षेत्र को और बड़ा कर दिया गया। और ऐसे में मद्रास और बम्बई, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वो बम्बई नाम से पहले जाना जाता था। मद्रास और बम्बई दोनों के गवर्नर जो थे वो किसके अधीन चले गए? इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन चले गए। तो वारेन हेस्टिंग के अंदर अब मद्रास के गवर्नर भी इसी के अंडर काम करेंगे और जो बंगाल का गवर्नर है वह भी किसके अधीन काम करेगा? वारेन हेस्टिंग के ही अधीन काम करेगा।
इसके बाद 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। ये भी एग्जाम में पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई, तो उसका उत्तर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये प्रावधान था कि एक न्यायालय होना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद अगर लोगों के बीच में हो रहा है तो दोनों पक्ष को सुने बगैर ही निर्णय लेना ये प्रशासनिक ढांचे के लिए बहुत ही खतरनाक होगा और उचित भी नहीं होगा। इसलिए एक न्यायालय होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये न्यायालय इसलिए था लोगों के मुकदमे सुलटाने के लिए नहीं, कंपनी के विवाद को हल करने के लिए ये पहला उच्चतम न्यायालय खोला गया था। तो कौन से एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये प्रावधान था। लेकिन ये न्यायालय कब बना? 1774 में। और कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में। और जहाँ पर ये न्यायालय बनाया गया उस बिल्डिंग का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। आज ये कॉलेज के नाम से फेमस है, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई और ये उच्चतम न्यायालय कंपनी के विवादों को सुलझाने के लिए था, ना कि यहाँ के लोकल विवाद को सुलझाने के लिए। जगह का नाम क्या है? कलकत्ता। और वहाँ के जो भवन है, भवन का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। और विलियम समझ रहे होंगे, कोई रहा होगा वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, उसी के नाम से है। जो ये पहला उच्चतम न्यायालय गठित हुआ, इस उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे नाम के पहले सदस्य हैं जिनको यहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश और नियुक्त किए गए। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया गया कि कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता। जैसे पहले ये था कि किसी की खुशामदी करके, कोई नवाब है, कोई राजा है, उसके यहाँ गए और खुशामदी करके गिफ्ट भी ले लिया, बड़ा गिफ्ट राजा ने दे दिया, वो भी एक्सेप्ट कर लिए। थोड़ा सा दाएं का बाएं, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा करके भी पैसे ले लेते थे ये। तो ये जो अलग से अपना, कोई ब्रिटेन से आ रहा है तो जैसे होता नहीं है कि अब हम कोई जा रहा है बाज़ार में तो कपास का व्यापारी है तो उसने कहा 2 बोरा चावल भी ले चलो बेच लेते हैं। वो इस टाइप का माहौल था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का। लोगों से ज़बरदस्ती भी वसूली करते थे, इसीलिए तो लोग पीड़ित थे भारतीय, तभी तो पीड़ित हुए थे भाई। विद्रोह पे क्यों आए? उसके कारण भी तो रहे होंगे यहीं से। तो ये जो निजी व्यापार करना शुरू कर दिए थे ये लोग, इस पर पहले क्या किया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कि कर्मचारी अब निजी व्यापार नहीं कर सकता और ना ही रिश्वत लेगा और ना ही राजाओं से या नवाबों से कोई उपहार लेगा। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है कंपनी को शक्तियां देता है, प्रशासनिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, दोनों कार्य करने की शक्ति तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ कई प्रावधान भी ऐसे लगा दिया जिससे कंपनी की शक्तियां क्या हो जाएं? सीमित हो जाएं। तो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को रेगुलेट करने की तरफ पहला कदम कौन से एक्ट के द्वारा लिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और दूसरा, भारत में केंद्रीय शासन की नींव भी किस एक्ट के द्वारा पड़ती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बुला दिया गया, यानी इसकी शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। और उसके बाद मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो अब इस गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे परामर्श पर। नेक्स्ट, इसी एक्ट में प्रावधान था कि हमें एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था करनी चाहिए। 1773 के रेगुलेटिंग में उसे 1774 में क्रियान्वित किया गया और फोर्ट विलियम में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया और पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 अन्य सहायक इसके साथ बना दिए गए। तो ये है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके आगे अगला एक्ट पढ़ते हैं।